नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। उदयपुर में करंट लगने से डॉक्टर की हुई मौत के मामले में अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सांवरिया समेत अस्पताल के कई चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ व रेजिडेंट डॉक्टर्स उपस्थित रहे। उदयपुर में करंट लगने से डॉक्टर की हुई मौत के मामले में संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सांवरिया समेत अस्पताल के कई चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ व रेजिडेंट डॉक्टर्स उपस्थित रहे। सोमवार शाम रेजिडेंट चिकित्सकों ने बजरंगगढ़ चौराहा से विजय स्मारक तक कैंडल मार्च निकाली। अजमेर प्रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर दिलराज मीणा ने कहा कि उदयपुर में करंट लगने से डॉक्टर की हुई मौत के मामले में किसी भी लेवल पर गलती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उदयपुर और जयपुर दोनों जगह तैयार की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट अलग अलग आई है। इस विषय पर जांच हो, इस मामले की ओरिजिनलिटी को जाना जाए कि आखिर गलती कहाँ हुई है। अजमेर के रेजिडेंट डॉक्टर्स 2 घंटे के कार्य बहिष्कार पर रहे। बताया कि कोटा, बीकानेर, झालावाड़ समेत अजमेर के सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने बुधवार के लिए एक निर्णय लिया है कि सभी डॉक्टर्स संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। अजमेर की जनता की परेशानी का हल निकालते हुए मीणा ने बताया कि रेजिडेंट डॉक्टर्स पार्क में ही बैठकर ओपीडी चलाएंगे और सरकार से मांग करते हैं कि 2 दिन में निष्पक्ष कार्रवाई कर मृतक के परिजनों को न्याय दिलाया जाए, जिससे कि शहर की व्यवस्थाएं बनी रहे। हमारे डॉक्टर साथी डॉक्टर रवि शर्मा की जो डेथ हुई है उसको लेकर जेएलएन मेडिकल कॉलेज के सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कल इवनिंग में एक कैंडल मार्च भी निकाला था और अभी सुबह श्रद्धांजलि प्रोग्राम रखा जिसमें हमारे प्रिंसिपल साहब भी थे, बाकी और अदर फैकल्टीज भी थे। सभी लोगों ने आज सुबह 8 से स्टार्ट हुआ था और अभी संपूर्ण हुआ है। और आज हमारा सबसे बड़ा यही है कि जो उदयपुर में जो घटना घटित हुई उसमें जिम्मेदार जो भी व्यक्ति है, किसी भी लेवल पे गलती हुई है उन पे कार्रवाई की जाए, जो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए। दूसरा, जिन लोगों ने पोस्टमार्टम फर्स्ट टाइम पे जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें भी उन्होंने जैसे एक्चुअल और एसएमएस में जो दोबारा से रीपोस्टमार्टम हुआ, उन दोनों की रिपोर्टों में जो वेरिएशन आ रहा है, जो दोनों अलग अलग आ रही है, उसमें उसकी ओरिजिनलिटी को जाना जाए कि कहाँ गलती की है, इन्होंने किस बोर्ड ने गलती की है। जो फर्स्ट वाले ने इतनी बड़ी गलती की कि इलेक्ट्रिक शॉक का था तो फिर उन पे उन्होंने क्यों नहीं दिया, तो उन लोगों पर भी जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए। और हम आज अजमेर के जितने भी रेजिडेंट है 2 घंटे के कार्य बहिष्कार पर थे और आगे कल से बुधवार से सभी ने डिसाइड किया है, अजमेर के अलावा कोटा है, बीकानेर है, झालावाड़ और अदर जो भी आरडीए रेजिडेंट डॉक्टर्स है, उन सभी लोगों ने एक साथ ये फाइनल डिसीजन लिया है कि कल से हम संपूर्ण बहिष्कार पर जाएंगे। लेकिन अजमेर वालों ने एक थोड़ा सा चेंज करके कि पब्लिक को परेशानी हो, कि हम पहले भी आपको बता रहे हैं आपके जरिए कि हम आम जन को या सरकार को या किसी को भी हम परेशान नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा हमारा जनता परेशान नहीं होनी चाहिए। मरीज को परेशानी होती है तो डॉक्टर्स को बहुत दुख होता है, क्योंकि हम काम करने आते हैं। इस तरह की स्ट्राइक या बहिष्कार का हमारा कोई भी मकसद नहीं होता है। जैसे सैनिक बॉर्डर पे होते, वो कभी भी नहीं चाहते कि कोई युद्ध हो, सभी चाहते हैं कि शांतिपूर्ण रहे। जैसे इसी तरह हम चाहते हैं कि इस तरह की हमें नौबत ना आए। मैं सरकार से आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से विनती करना चाहता हूँ कि जो भी लोग दोषी है या जो भी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन पर तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाए, जिससे कि जो अव्यवस्था होगी उसको रोका जा सके। और उसी को समानांतर रखते हुए हमने कल यहाँ इसी पार्क के अंदर सभी डिपार्टमेंट के सभी रेजिडेंट यहाँ बैठकर अपनी ओपीडी चलाएंगे। और गुरुवार से सभी लोग, अगर सरकार हमारे 2 दिन के अंदर ऐसे या कोई प्रशासन किस तरह की कार्रवाई नहीं करता है तो हम संपूर्ण। बिना पहली पत्नी से तलाक लिए युवक ने दूसरी शादी कर ली और पहली पत्नी को तलाक देने के लिए दबाव डालने और जान से मारने की धमकी देने के चलते पीड़िता ने एसपी कार्यालय का दरवाजा खटखटाया और एसपी वंदिता राणा से न्याय की गुहार लगाई। बिना पहली पत्नी से तलाक लिए युवक ने दूसरी शादी कर ली और पहली पत्नी को तलाक देने के लिए दबाव डालने और जान से मारने की धमकी देने के चलते पीड़िता एसपी कार्यालय पहुंची और एसपी वंदिता राणा से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने बताया कि उसने पति के विरुद्ध भरण पोषण का केस फाइल कर रखा है, जिस पर केस वापस लेने को लेकर पति द्वारा आए दिन उस पर दबाव बनाया जाता है और जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही है, जिससे परेशान होकर पीड़िता ने एसपी कार्यालय का दरवाजा खटखटाया। पीड़िता ने बताया कि वह फाइसागर रोड निवासी संतोष है। कैलाश रावत से शादी के बाद 2 बच्चे हैं। कुछ समय पहले पति काम का बहाना करके 15-20 दिनों तक घर से बाहर रहता था।
कुछ समय बाद पता लगा कि तलाक लिए बिना ही उसके पति ने किसी से शादी रचा ली और वह उसी के साथ रहता है, जिस पर पीड़िता ने पति के विरुद्ध धारा 144 भरण पोषण का मामला पारिवारिक न्यायालय अजमेर में पेश कर रखा है। पति आए दिन केस वापस लेने और तलाक देने के लिए दबाव बनाता है, साथ ही जान से मारने की धमकियां भी देता है, जिससे परेशान होकर महिला ने किशनगंज थाने में इसके खिलाफ 1 महीने पहले मुकदमा भी दर्ज करवाया था। थाने पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होता देख पीड़िता ने एसपी कार्यालय का गेट खटखटाया और न्याय की गुहार लगाई है। वो उसने दूसरी शादी कर ली, पति ने खर्चा वर्चा कुछ भी नहीं देता है। मैंने यहाँ पे खर्चे का दावा लगाया तो वो बोलता है तू खर्चे का वो वापस ले ले रिपोर्ट, मैं और मेरे को तलाक दे दे, इसे धमकियाँ देता है। तू तलाक नहीं देगी तो मैं तेरे को बच्चों को उठवा दूंगा, खत्म करवा दूंगा, तेरे को भी जान से खत्म करवा दूंगा। कितने साल हुए आपकी शादी? मेरी शादी अब देख लो ना आप, 40 साल की मेरी उम्र है, 14 साल की थी जब मेरी शादी हो गई। हाँ, और कारे मैंने दिलवाई उसको, मेरे कारे वापस दिलवाओ, मेरे कारे वापस दिलवाओ और मेरे को भी दिलवाओ। आखिर ये मनमुटाव की वजह क्या? इसने ये दूसरी पत्नी डाल दी, शादी कर ली इसने और मेरे को जान से खत्म करना चाहता है। मतलब ये इसी के साथ रहना चाहता है, मेरे को छोड़ना चाहता है, तलाक देना चाहता है मेरे को। क्या नाम है और कहाँ रहता है? उसका नाम है कैलाश सिंह रावत, उसका पिता का नाम है हुक्म सिंह रावत। और महिला वही जानता है, अपने पास तो फोटो है उसकी। वही रावत नगर में रह रहे हैं? रावत नगर में नहीं, अलग रहता है मेरे से। हाँ, कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़के हैं मेरे। कब थी दूसरी शादी उसकी? उसको मेरे को सही पता पड़ गया, 1.5 साल हो गई उसने शादी कर ली। 1.5 साल में आपने पहले कोई शिकायत नहीं की? नहीं, पहला मैंने देखी नहीं, सुनी नहीं, मैंने पता नहीं चला। मेरे को बोलता था 15 दिन की बुकिंग है, 20 दिन की बुकिंग है, तो गया होगा। मेरे को क्या पता इस बात, मेरे को 1.5 साल हो गई, अब पता लगा मेरे को सही। मतलब इसने दूसरी शादी कर ली और वो औरत भी मेरे फोन करती है। ड्राइवर है? हाँ। आपको मारने के लिए भी भेजते हैं? हाँ, मारने के लिए भेजते हैं, सामान उठवाते हैं घर से। किस तरह क्या दे? मतलब तू ये जो तूने केस लगाया वो वापस ले ले, मैं तेरे को ₹1 नहीं देना, तो मेरे को तलाक दे दे, नहीं तो तेरे को और तेरे बच्चे को खत्म करवा दूंगा, मैं जान से मरवा दूंगा। आपका नाम बताइए। मेरा नाम संतोष। आपसे तलाक ले लिया क्या? तलाक नहीं लिया, वो दबाव डाल रहा है मेरे को तलाक दे दे। ऐसे कैसे दे दूं मैं तलाक? कहाँ रहते हैं आप? हाँ, मैं पाई सागर रोड रावत नगर बैरजी के मंदिर पास रहती हूँ। आपका नाम? नाम संतोष है, मेरा पति का नाम कैलाश सिंह रावत है। और गंज थाने में मैंने रिपोर्ट दी, अब 1 महीना हो गया, अभी तक कुछ भी सुनाई नहीं कर रहे गंज थाने वाले। आज कहाँ पर आए हैं आप? आज मैं एसपी ऑफिस आई। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. And opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में संभाग में पुलिस की उपलब्धियां, कार्यप्रणाली व कमियों के संपूर्ण सालाना आंकड़ों के बारे में आईजी ओम प्रकाश ने प्रेस वार्ता कर जानकारी प्रदान की। अजमेर महानिरीक्षक कार्यालय में संभाग में पुलिस की उपलब्धियां, कार्यप्रणाली व कमियों के सालाना आंकड़ों के बारे में आईजी ओम प्रकाश ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी।
आईजी ने बताया कि जुलाई 2024 से लेकर जून 2025 तक पुलिस ने कानून व्यवस्था में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। पिछले साल भीलवाड़ा अजमेर रेंज में नहीं था, अब भीलवाड़ा अजमेर रेंज से जुड़ा है, तो इसको देखते हुए पुलिस ने अपने कार्यों में तेजी दिखाई है। प्रेस वार्ता में अपराधों के बारे में जिक्र करते हुए बताया कि बीएनएस और पुरानी आईपीएससी के हिसाब से रेंज अजमेर में सर्वाधिक 17% की कमी लाकर राजस्थान रेंजों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं मादक पदार्थों की धरपकड़ व एनडीपीएस जैसे मामलों में भी 12% में वृद्धि के साथ ही अजमेर रेंज राज्य स्तर पर प्रथम स्थान पर रहा। नए आपराधिक कानूनों के बाद लोकल, माइनर व स्पेशल एक्ट्स हैं, उनमें अवृद्धि हुई है और उसमें भी अजमेर प्रथम स्थान पर रहा है। महिला उत्पीड़न मामलों के मद्देनजर अजमेर पूरे राज्य में तीसरे और चौथे स्थान के बीच में है। इसमें भी 7% की कमी आई है। सरकार और पुलिस के लिए महिला उत्पीड़न मामले, SC/ST मामले महत्वपूर्ण व चुनौतीपूर्ण होते हैं। इसमें SC/ST एट्रोसिटीज में करीब 35.29% की कमी हुई है। आपराधिक मामलों के बारे में अजमेर रेंज अच्छी स्थिति को दर्शाता है। संपत्ति संबंधित मामलों में 39% की कमी देखी गई है। पॉक्सो संबंधित मामलों में जुलाई 2024 में अजमेर रेंज 12वें स्थान पर था, अब दूसरे स्थान पर है। पुलिस ने महिला उत्पीड़न व बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में स्पीडी ट्रायल करवाकर लगभग 164 प्रकरणों में सजा दिलवाई है, जिसमें ज्यादातर आजीवन कारावास में सजा हुई है। इसमें मृत्युदंड भी शामिल है। वहीं दूसरी ओर नागौर रेंज में पदोन्नति कर पुलिस फोर्स का मनोबल भी विकसित किया गया है। ई जन सुनवाई में रजिस्ट्रेशन के बाद 100% मामलों में आमजन को राहत मिली है। वहीं बताया कि किसी भी काम में सुधार की गुंजाइश हमेशा से रहती आई है। कार्य प्रणाली में जहां कमी रहती है उस पर समय रहते काम किया जाएगा। बेसिकली आप लोगों को ये बताने के लिए लगभग साल भर होने आया है, तो हमारे जो आंकड़े, जो लेखा जोखा जो हमने काम किया है, बीच में ध्यान था कि आपको इस रेंज में भीलवाड़ा नया जुड़ गया था। पहले भीलवाड़ा जो उदयपुर रेंज में था। जुलाई 2024 में हमारी स्थिति क्या थी और अभी जून में हम किस स्थिति में हैं, ये आप लोगों को बताने के लिए, हमारा क्या कार्य करने में हमने क्या उपलब्धि हासिल की, क्या हमारी कमियां रही, इसके बारे में बताने के लिए आपको बुलाया है। तो बेसिकली तो मैं सबसे पहले तो अपराधों के बारे में जिक्र करना चाहूँगा कि बीएनएस और जो पुरानी जो आईपीसी थी उसके हिसाब से रेंज अजमेर में सर्वाधिक 17% की कमी आई है, जो पूरे स्टेट में ये रेंजों में नंबर 1 है। स्लाइड सा थोड़ा सा कमिश्नरेट में, लेकिन वो एक डिस्ट्रिक्ट शहर है। बाकी जितनी भी रेंज हैं राजस्थान की, उसमें अपराध में कमी आने में अजमेर रेंज प्रथम स्थान पे है। सर्वाधिक अपराध कम इसमें हुए हैं। इसी तरह से दूसरा, पुलिस की जो महत्वपूर्ण जो कार्य है वो एनडीपीएस, मादक पदार्थ, अफीम, आपका शराब माफिया, इन पे शिकंजा कसने का है। तो उसमें भी हमने 12% से अधिक की वृद्धि की। ये हमारा जो आंकड़ा है वो भी हमारा पूरे राजस्थान की सभी रेंजों में नंबर 1 है। आप लोगों को ध्यान होगा कि नए जो आपराधिक जो कानून आए उसके बाद में हर चीज़ का हमको टेक्निकल मौके पे जाके उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, टेक्निकल एविडेंस जो है वो कलेक्ट करनी पड़ती है। तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें लेके हमारा जो थोड़ी इसमें कमी आई थी, लेकिन इस चीज़ को लास्ट जुलाई के बाद में जो आपका 11 जो महीने हैं उसमें अब गति पकड़नी शुरू की, और जो नए कानून है उनके अनुरूप इस तरह के जो लोकल एंड माइनर एंड स्पेशल एक्ट्स है उसके बारे में अवृद्धि हुई। उसमें भी जो अजमेर रेंज है पूरे राज्य में प्रथम स्थान पे है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका महिला अत्याचार संबंधी है। तो महिला अत्याचार में भी हम पूरे राज्य में अच्छे स्थान पे, और हमारी जो ओवरऑल देखा जाए तो -3 और 4 के बीच में हम, और इसमें भी -7% के लगभग की कमी आई है। SC/ST का जो आंकड़ा है, राज्य सरकार की एक गंभीर इस बारे में रहते हैं कि महिला अत्याचार और अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों के प्रति जो अत्याचार का जो आंकड़ा है वो एक महत्वपूर्ण, वो सरकार के लिए, पुलिस मुख्यालय के लिए और पुलिस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण चुनौती होती है। तो उसमें SC/ST एट्रोसिटीज में हम करीब 34.29% का। अजमेर नगर निगम की कार्यवाही के खिलाफ 30 से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स ने कोर्ट की शरण ली है। स्ट्रीट वेंडर्स की ओर से पेश की गई याचिका पर मंगलवार को सिविल न्यायाधीश एवं कनिष्ठ खंड उत्तर अजमेर कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायालय ने जिला कलेक्टर लोकबंधु और नगर निगम प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा। अजमेर के आना सागर झील चौपाटी के पास पिछले लंबे समय से ठेला, थड़ी और वैन लगाकर अपनी आजीविका चला रहे स्ट्रीट वेंडर द्वारा अजमेर न्यायालय सिविल कोर्ट उत्तर में वाद दायर किया गया। इस मामले में आज सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर और नगर निगम को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 जून को रखी गई है, जहां इस विषय में चर्चा की जाएगी। मामले की जानकारी देते हुए एडवोकेट विवेक पाराशर ने बताया कि आना सागर चौपाटी के पास 32 से अधिक स्ट्रीट वेंडर पिछले लंबे समय से अपनी आजीविका चला रहे हैं।
ऐसे में इन सभी को नगर निगम प्रशासन की ओर से बिना जानकारी के हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसके कारण उनके परिवार का घर चलाना मुश्किल हो गया है। ये सभी एजुकेटेड हैं और उन्होंने वेंडिंग जोन में ही अपनी दुकान का संचालन किया था और चौपाटी इसीलिए संचालित की जाती है कि वहां इस तरह की तमाम सुविधाएं उपलब्ध हो, लेकिन उन्हें हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते अजमेर न्यायालय में वाद दायर किया गया है, जिससे कि उन्हें राहत मिल सके। इस मामले में अजमेर सिविल न्यायालय खंड उत्तर द्वारा जिला कलेक्टर और नगर निगम प्रशासन के नाम नोटिस जारी किए गए हैं, जिससे कि पूरे प्रकरण को लेकर जानकारी ली जा सके। इस प्रकरण में स्ट्रीट वेंडर की ओर से उन्हें यथावत रखने की मांग की गई है। उनका कहना है कि वे लंबे समय से यहां पर संचालित दुकानों की पर्ची कटा रहे हैं और सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उसके बावजूद भी उन्हें अज्ञात कारणों से हटाया जा रहा है और अन्य जगहों पर उन्हें शिफ्ट करने की बात कही जा रही है, जिसके कारण सभी नाराज हैं और इसी को लेकर वाद दायर किया गया है, जिसे लेकर अब अग्रिम सुनवाई कल रखी गई है। ये जो अजमेर की जो महत्वपूर्ण झील है, आना सागर झील, जहाँ आना सागर चौपाटी बनी हुई है और जो रीजनल कॉलेज के सामने वहाँ पर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको लाइसेंस दिए गए, उनको किराए की रसीदें काटी गई और अचानक नगर निगम का दस्ता आया और उन्होंने कहा यहाँ से हटा लीजिए। और बिना नोटिस के, बिना सुनवाई के, बिना किसी कारण के जो लोग आजीविका चला रहे हैं, ये जो करीबन 32 स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनकी तरफ से अदालत के अंदर वाद दायर किया गया है, स्टे का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अत्यंत आश्चर्य का विषय है, इनमें से अधिकांश लोग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे लोग। आम लोगों में धारणा है ये लोग फ्री में सड़कों पर खड़े होकर व्यापार व्यवसाय करते हैं, बल्कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। जबकि हज़ारों रुपये महीना किराया उनसे वसूला जाता है नगर निगम के द्वारा। उसके अलावा कचरा संग्रहण का पैसा अलग से लिया जाता है, उसके अलावा फूड लाइसेंस का पैसा अलग लिया जाता है। और एक व्यापार करना जो एक शिक्षित वर्ग है, जब रोज़गार है नहीं, आजीविका को कोई साधन नहीं है, उसके बाद ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लोग यहाँ पर ठेला लगा रहे हैं, वैन लगा रहे हैं और स्ट्रीट फूड का व्यवसाय कर व्यापार कर रहे हैं। और मुझे अत्यंत आश्चर्य का विषय है कि यहाँ पर वेंडिंग जोन के बोर्ड लगे हुए हैं जगह जगह। आप यदि अभी भी जाकर देखेंगे तो पूरे आना सागर चौपाटी पर वेंडिंग जोन के बोर्ड लगे हुए, उसके बावजूद इनको बिना किसी कारण के हटाने की धमकी दी गई है और इनको वहाँ पर खड़े रहने नहीं दिया जा रहा है। जबकि इनका टाइम शाम को 6 बजे से रात को 10-11 बजे तक का टाइम है कि रात्रिकालीन में खड़े होते हैं, अपना व्यापार व्यवसाय करते हैं। और जब मैं आपको एक आश्चर्यजनक बात बताऊं कि आना सागर चौपाटी का मतलब ही ये होता है जहाँ पर लोग घूमने आए, वहाँ पर व्यंजन का लुत्फ ले और मनोरंजन करे। जैसे मुंबई के अंदर जू चौपाटी है, उदयपुर के अंदर उमेश सागर के यहाँ चौपाटी है। तो जब चौपाटी का मतलब ही यही होता है कि यहाँ पर व्यंजन के और मनोरंजन के साधन लगेंगे, वहाँ लोग घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे और वही हटा दिए जाएंगे, तो इसका मतलब या तो फिर आना सागर चौपाटी का नाम ही परिवर्तित करना पड़े। ये अत्यंत आश्चर्य का विषय है। इस मामले को अदालत में ले जाया गया, जहाँ स्ट्रीट वेंडर्स की याचिका को गंभीरता से लिया, क्योंकि अभी ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहे हैं। 2 जुलाई को अदालतें खुलेगी। इस मामले में आवश्यक सुनवाई का प्रार्थना पत्र लगाया गया। ग्रीष्मकालीन अवकाश होने के बावजूद कोर्ट ने इसको मामले को अत्यंत महत्वपूर्ण, गंभीर, संवेदनशील माना और नगर निगम और जिला कलेक्टर को नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब किया है। और कल जो है इस प्रकरण की सुनवाई होगी और नगर निगम और जिला कलेक्टर की ओर से। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।